हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर पीएससी बाय डीसी सर, जहां हमने एमपीपीएससी की इस तैयारी को एक स्वरूप देने का प्रयास किया। एक कोर्स के माध्यम से हमने 100 बच्चों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और यूट्यूब के माध्यम से अनेक बच्चों को गाइडेंस प्रदान किया और एक सफल गाइडेंस प्रदान करने के बाद अब मुख्य परीक्षा की बारी है। क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स पास करना ही किसी भी स्टूडेंट का उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है एमपीपीएससी में किसी पद को, किसी पोस्ट को प्राप्त कर लेना। और उसके 3 चरण हैं, जिसमें प्रथम चरण को हमने सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से अपनी संपूर्ण जान लगाकर बच्चों को गाइडेंस प्रदान किया। अब उसी ताकत, उसी क्षमता के साथ बच्चों को मेंस या मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कराने का समय है और इसी की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। हम किस तरीके से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और किस तरीके से अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर तैयारी करेंगे, आज इसी पर बात करने वाले हैं। मुख्य विषय होगा कि तैयारी कैसे की जाए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लें। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमन करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहली बात कि किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी लॉजिक है कि प्रीलिम्स परीक्षा में जिन भी बच्चों का कैटेगरीज में 70 से अधिक नंबर हो और बाकी कैटेगरीज में 74 और मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस में 74 75 नंबर हो, उन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा शक नहीं है। आपने बहुत सारी कोचिंग संस्थान के जो कट ऑफ लिस्ट है उसको देखा होगा। हमने भी अपने एक छोटे से वीडियो में कट ऑफ लिस्ट की बात की थी कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए। अगर इसके सिमिलर आपको नंबर है तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। और वे बच्चे जिनको 70 से ज्यादा है लेकिन सिलेक्शन की चांसेस कम है, उन्हें भी अभी वर्तमान में मेंस की तैयारी के लिए फोकस करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, ये ब्रह्म प्रश्न है आज की तारीख में हर स्टूडेंट के जहन में कि मुख्य परीक्षा की मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेंस की तैयारी एक बहुत बड़ी सिस्टमेटिक तैयारी हो, क्योंकि 3 ही महीने हैं। आयोग ने आपको कैलेंडर जारी करके बता दिया कि केवल 3 महीने हैं और 3 महीने में आपको पूरा एक लंबा चौड़ा सा पहाड़ सा सिलेबस पार करना है, पढ़ना है, रीड करना है, याद करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो मूल प्रश्न आज के इस वीडियो का यही होगा और साथ में हम एक और विषय पर भी डिस्कशन करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग करने का क्या बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं हर स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि बेसिक सी चीजें हमें कैसे कवर कर लेनी है। हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले मतलब एक मूल जो डिमांड है या हर स्टूडेंट की डिमांड जो है या हर सब्जेक्ट की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है। तो हम जो ये आजकल एक पैटर्न अपनाते हैं कि किसी फोटोकॉपी की दुकान पर या किताब की दुकान पर जाकर के किसी एक विशेष कोचिंग संस्थान या विशेष किताब का नोट्स खरीद लेते हैं, वो तरीका मुझे थोड़ा सा अन ईजी लगता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक ही तरीके की तैयारी सब सब्जेक्ट में कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है और वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्या डिमांड होती है किस सब्जेक्ट की, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। उससे पहले जब भी कोई स्टूडेंट मेंस की तैयारी करना चाहता है तो उसे बेसिक से कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, ताकि उसकी तैयारी वास्तव में तैयारी के रूप में हो। नहीं तो वो असली में किसी और को की कोचिंग संस्थान का एक हिस्सा बनकर उसे केवल पैसे कमाने का एक माध्यम बन करके अपना टाइम वेस्ट करते रहता है। अगर आप सच में भी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पहला काम करना होगा, जो बेसिक सी चीजें हैं जिसमें मैं सबसे पहला पॉइंट रखूंगा कि सिलेबस को आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने शुरू कर दिया है और आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो फिर समझिए कि हम गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमें जिस युद्ध को लड़ना है, जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक और संपूर्ण जानकारी हमें हो तो सिलेबस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं या तो उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें। यहाँ कॉपी में लिखने से घबराना नहीं है,
बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि कॉपी में लिखने से घबराए। भाई मेंस की परीक्षा या मुख्य परीक्षा जो है उसका मूल थीम ही लिखना है, उसमें लेखन को ही महत्व दिया जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को भी लिख लेना है ताकि वो हमें याद हो जाए, हमें याद करने पर महत्वपूर्ण फोकस करना है। साथ में क्या करना है कि 2024 का मेंस एग्जाम हो चुका है जो इस नए सिलेबस पर आधारित था, मतलब नए नए सिलेबस पर केवल एक मुख्य परीक्षा हुई है। तो आपको उस मुख्य परीक्षा के जो मेंस के पेपर्स रहे हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं, आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन पेपर्स को एनालिसिस करना है, उनको रीड करना है, उनके प्रति एक समझ विकसित करनी है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है और क्या पूछा जा रहा है। साथ में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। फिर और जो महत्वपूर्ण काम है वो स्वयं के नोट्स तैयार करने और आंसर राइटिंग दोनों को एक साथ करने पर फोकस करना है। हम लोग बाजार से एक नोट्स खरीद कर ले आते हैं और उसे 2-3 बार रीड कर लेते हैं और ऐसे में फिर मेंस देने चले जाते हैं तो हमारा मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जाहिर सी बात है कि मुख्य परीक्षा आपके अंदर की तार्किकता को पहचानने की बात करती है क्योंकि फैक्चुअल ज्ञान आपने प्रीलिम्स परीक्षा में ले लिया है। अब आपकी लेखन शैली, आपके गुणों को जज करने का, गुणों को जांच करने का समय है। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो तो अपने सिलेबस से लेना ही है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है उसे किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस चीज में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इस बात पर सबसे महत्वपूर्ण बल देना होता है। और साथ में क्या करना चाहिए, तो अब जो एग्जाम है अभी नेक्स्ट, उसके लिए मैं प्लानिंग बता रहा हूं। हमारा प्लान जो है वो इस तरीके से हो, ये मेरा एक कॉमन प्लान है हर स्टूडेंट के लिए कि हमारे सिलेबस में कुछ हिस्सा ऐसा है जो बहुत सरल है, जो बहुत आसानी से कवर हो सकता है। जैसे अगर हम इतिहास की पहली यूनिट को छोड़ दे तो बाकी की जो यूनिट है, क्योंकि इतिहास के पेपर में पहली यूनिट पूरा इतिहास है और बाकी की यूनिट में उसको तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा रखा गया है, तो बाकी की 4 यूनिट बहुत आसानी से कवर हो सकती है, जबकि पहली यूनिट एक पहाड़ जैसा है, बाकी की जो जो यूनिट है वो पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियों जैसी है। तो हम उसमें से जो सरल हिस्सा है उसे मार्च के महीने में कवर करके, मार्च के महीने में कंप्लीट करके रख लें। मार्च के महीने में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हमें कवर करना है और अप्रैल महीने में, मतलब हमें थोड़ा बाद में, पीछे की तरफ, जब हम तैयारी में रम चुके होंगे, तैयारी हमारी एक ट्रैक पर आ चुकी होगी, 15-20 दिन 25 दिन हम लगातार लेखन करेंगे, लगातार हम पढ़ते रहेंगे, तब हमें जो कठिन हिस्सा है उस पर फोकस करना चाहिए। और इस तरीके से मार्च और अप्रैल दोनों महीने में मिलाकर, या थोड़ा बहुत मई में भी चलेगा, वहां तक हमें अपने सिलेबस को पूरा खत्म कर लेना चाहिए। मई मंथ में हमें केवल और केवल टेस्ट देने और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने पर फोकस करना चाहिए। ये मूल विषय है, मूल विशेष है। देखिए, बहुत सारे व्यवसायिक संस्थान आपके सामने ये पॉइंट रख सकते हैं कि आज से ही आप टेस्ट की तैयारी करो। मेरा मानना है कि आपको 10-15 दिन की थोड़ी सी तैयारी करने के बाद टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट डे से टेस्ट देना हमारे लिए या हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि फिर आप केवल उस टेस्ट को फोकस करते हुए पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान भी नहीं है और ना ही अच्छे स्टूडेंट को करना चाहिए। क्योंकि फिर आप केवल उस पर्टिकुलर सिलेबस को हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में 2 दिन 3 दिन जो भी उस टेस्ट सीरीज में टाइम दिया गया है उसमें आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें कुछ समय, थोड़े दिन, 15 दिन 20 दिन तक पहले तैयारी करनी चाहिए। हमारे जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए उसके बाद हमें मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार करना चाहिए। ये मूल बात है, क्योंकि अभी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा, इसलिए मैंने आप सबके सामने ये रखा। मैं आपकी किस तरीके से मदद करूंगा, तो हम 2 प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, एक हमारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स होगा, लाइव बैच होगा, जिसमें हम 75 डेज में जो मेंस का पूरा सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट खत्म करने की, आपको रीड कराने के साथ साथ याद कराने की कोशिश करेंगे। मैं शब्द पर फोकस कर रहा हूं, याद कराने की कोशिश करेंगे। साथ में उसी में हम 1 मंथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शामिल करेंगे। हैंड रिटन नोट्स आप सभी को अवेलेबल होगा और ये बेस 24 फरवरी से शुरू होगा
और लगातार 75 डेज में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं क्या करने वाला हूं, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए एक विशेष काम करने वाले हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो पार्ट है वो हम यूट्यूब के माध्यम से करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट किया जाए इसे शामिल करते हुए आप सभी को निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो निशुल्क रूप से हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है उस पर काम करने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि मेंस की जान है, इसके बिना मेंस निकलता ही नहीं है। और साथ में अब जो वक्त की जरूरत है करंट अफेयर्स, उसे भी हम कैसे क्वेश्चंस में अपडेट करें, कैसे क्वेश्चंस में शामिल किया जाए उसे, इस पर फोकस करते हुए करंट को या न्यूज़पेपर से किन किन टॉपिक में करंट अफेयर्स को अपडेट किया जा सकता है इस पर काम करेंगे। तो यूट्यूब पर हमारा जो मेन काम होना है जो आंसर राइटिंग और उसमें करंट अफेयर्स का अपडेशन का काम है, ये निःशुल्क आप सभी तक अवेलेबल कराया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, हमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग तैयारी करनी होती है। प्रीलिम्स परीक्षा की सबसे अच्छी बात होती है कि हमें केवल पीवाईक्यू एमसीक्यूज की तैयारी करनी होती है और जो हर सब्जेक्ट के लिए लगभग फैक्चुअल होते हैं। हर सब्जेक्ट की फैक्चुअल जानकारी हमें हो तो हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसा है नहीं। मुख्य परीक्षा में मूलतः अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट का बेस क्या है, किस सब्जेक्ट की बेसिक नीड क्या है, तो फिर वो शायद मेंस की तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। इस वीडियो में आगे हम यही देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट की बेसिक नीड, बेसिक जरूरत क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पेपर के पहले पार्ट या पहले पेपर का जो पहला पार्ट है हिस्ट्री, उस पर बात करते हैं। पहले पेपर में हिस्ट्री जो दिया हुआ है, देखिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को समझते हैं। हिस्ट्री जो है वो एक कहानी है। हिस्ट्री का जो मूल स्वरूप है, आज से हम जब पुरानी बातें करते हैं तो उसे हम हिस्ट्री कह देते हैं। तो हिस्ट्री का जो मेन समय होता है या जो मेन मोरल होता है, जो मूल भावना होती है, वो हिस्ट्री की है विषय में या एक कहानी के रूप में, एक कहानी के रूप में उसकी विषय वस्तु है। अगर हम प्रीलिम्स परीक्षा के बाद जो मेंस परीक्षा पिछली बार हो चुकी है उसके ऊपर फोकस करें तो हमें पता है कि 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं कॉमन स्टूडेंट की तरह सोचना शुरू करूं तो फिर मैं वही एक पैटर्न ले लूंगा, एक नोट्स उठा लूंगा और मैं पूरे टाइम तैयारी करते रहूंगा और जब एग्जाम देने जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा अच्छा प्रदर्शन ना हो। हमें पता है कि प्रीलिम्स परीक्षा में, सॉरी मेंस परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। 2 नंबर में सामान्यतः वो 4-5 टॉपिक को ही कवर करता है, हमेशा देखा है। अब आप लोग मेरे इस बात को सुनने के बाद 2024 के पेपर को उठाइएगा, आप वहां 5 टॉपिक को कवर कीजिए। व्यक्तित्व के नाम से 5 प्रश्न थे मेंस परीक्षा में, स्थान से 2 प्रश्न थे, पद से 1 प्रश्न था, आंदोलन से 1 और संधि से 2 प्रश्न। इस तरीके से मिलाकर के जो पूरे के पूरे 15 प्रश्न हैं वो इसी टाइप के इन 5 चीजों से, 5 टॉपिक से कवर कर लिए गए। अब देखेंगे तो वहां टंट्या भील से 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हिस्ट्री में व्यक्तित्व के नाम से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उसमें क्या लिखना होता है। ज्यादातर बच्चे ये फालतू की बातें लिखने में ही समय बिता देते हैं, 10 शब्द होते हैं उनके पास और वो 10 शब्द वेस्ट करते हैं। यहाँ अगर स्टूडेंट ने पूरी तैयारी के दौरान ये नहीं सीखा कि टंट्या भील जब लिखा हुआ होगा तो उस आंसर में क्या शब्द लिखने पर, जो कि 10 ही शब्द हैं, 10 शब्द क्या लिख दिए जाए ताकि आपको नंबर मिले। 7 नंबर वाले क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे तो ज्यादातर आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहां टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए शब्द लिखा होगा। मतलब वहां टिप्पणी में होता क्या है, क्या लिखना होता है। हिस्ट्री की विषय वस्तु कहानी है तो क्या कहानी के रूप में उसे प्रेजेंट करना होता है या फिर केवल वन लाइनर फैक्ट के रूप में उसे प्रेजेंट कर देना होता है। देखिए यहां मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जियोग्राफी में जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा और उसी के जैसा कोई प्रश्न हिस्ट्री में पूछा जाएगा तो दोनों का आंसर लेखन का तरीका अलग होगा। हिस्ट्री में जब उस आंसर को लिखेंगे तो हम एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में उसे एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे, जबकि जियोग्राफी में जब वो प्रश्न पूछा जाएगा तो हम वन लाइनर फैक्ट के फॉर्मेट में उस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे।
दोनों की विषय वस्तु, दोनों का मूल तत्व अलग अलग है, इसलिए यहाँ मूल तत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री का मूल तत्व कहानी होता है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक कहानी है और इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसके कंटेंट पर फोकस करना और इसकी जो सब कुछ चीजें हैं वो कहानी के रूप में होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने कहानी के रूप में इसे तैयार नहीं किया हुआ है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता है अपनी मुख्य परीक्षा में, उसे बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलते। अब हम आगे बात करते हैं कि जियोग्राफी में क्या करना चाहिए। देखिए, जियोग्राफी जो शब्द सब्जेक्ट है, भूगोल या उसमें पर्यावरण, वहां सबसे ज्यादा महत्व होता है मैपिंग का। वहां पर मैप के माध्यम से अगर हम किसी कंटेंट को, किसी क्वेश्चन के आंसर को समझा देते हैं तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर हमारे सामने ब्रह्म प्रश्न आता है कि हमें 2 नंबर में मैप बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है। तो 7 नंबर में हमें जरूर मैप बनाना है और 10 नंबर में हमें जरूर मैप बनाना है, लेकिन हर जगह मैप भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये सीखने की बातें हैं कि जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वहां मैप के माध्यम से प्लस साथ में कुछ डाटा के माध्यम से जो है पॉइंट वाइज क्वेश्चन की आंसरिंग होती है या पॉइंट वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और इसी तरीके का आपका अगर नोट्स होगा, इसी तरीके की आपकी अगर तैयारी होगी तो आप एक परफेक्ट स्टूडेंट के रूप में मेंस में प्रदर्शन करेंगे। आज की तारीख में मार्केट में नोट्स बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन वहां समस्या ये है कि सारे नोट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही तरीके से तैयार कर लिया जाता है, जबकि हिस्ट्री का जो नोट्स तैयार होता है उसे कहानी फॉर्मेट में तैयार किया जाना चाहिए। जियोग्राफी का जो नोट्स होता है उसे हमें ज्यादातर वन लाइनर फैक्ट के रूप में या पॉइंट वाइज रूप में और मैपिंग के माध्यम से तैयार करना चाहिए, जो कि आज की तारीख में वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसा क्या होता है। देखिए, जो संविधान है उसमें आजकल जो जो ट्रेंड चल रहा है वो शब्दावली पर फोकस करने, या तो वो 2 नंबर के क्वेश्चन में एक 2-3 आर्टिकल्स पूछ लेता है, 2-3 आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, फिर वहां कुछ शब्दावली जो कि प्रस्तावना से ली गई होती है, तो प्रस्तावना की शब्दावली जब एग्जाम में पूछी जाती है तो वहां क्या आंसर करना होता है, इस तरीके का एक फ्रेम हमें तैयार करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मूल भावना है, क्या इसकी जान है। देखिए, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद, अनुसूची, ऐसे कठिन कठिन शब्द उपयोग किए गए हैं। तो क्यों उपयोग किए गए हैं इसे समझो पहले। तो अनुच्छेद जो है उस शब्द को इसलिए उपयोग किया गया ताकि उसका कोई दोहरा अर्थ निकाल करके भविष्य में कोई गलत व्याख्या ना कर दे। हमारा पूरा संविधान बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग करके बनाया गया, और इसको क्यों बनाया गया, ऐसा आम भाषा में क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अगर उसे आम भाषा में बनाया जाता तो हो सकता था कि बहुत सारे लोग उसके शब्दों का अपने अनुसार अर्थ निकाल करके भविष्य में कुछ भी तोड़ मरोड़ कर ले। संविधान निर्माताओं ने ऐसे शब्द चुन चुन कर तैयार किए या ऐसे शब्दों का ही संविधान में प्रयोग किया जिसका केवल और केवल एक अर्थ निकलता हो। हम देखते हैं कि संविधान में अधिनियम शब्द लिखा हुआ है, जबकि अधिनियम बहुत कठिन शब्द है। उन्होंने कानून शब्द क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि कानून के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तथ्यों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ देता है, जबकि अधिनियम किसी भी स्थान पर यूज करो वो एक ही अर्थ देता है। तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं या मेंस का नोट्स तैयार करते हैं तो आपका जो तैयारी होना चाहिए वो उन शब्दों के साथ होना चाहिए जो मूल रूप से संविधानिक शब्दावलियां हैं, जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, जिनका दो अर्थ नहीं निकलता है। आजकल मेंस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें 7 नंबर और 10 नंबर में नया ट्रेंड चालू किया गया है। विवेचना और विश्लेषण कीजिए, ऐसे शब्दों को पीछे उपयोग करके उस प्रश्न को कठिन बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम इन चीजों पर फोकस ही नहीं कर पाते। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट तो केवल आंसर लिखने पर फोकस करते हैं, वो इस बात को समझते ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जब हमें इन क्वेश्चंस में ये चीजें पूछ ली जाती है तो फिर उसका आंसर लिखने का तरीका ही बदल जाता है, उसकी ट्रेंड ही बदल जाती है, उसका जो मूल भाव है वही बदल जाता है। अगर उसने हमसे राष्ट्रपति की शक्तियां पूछी है तो आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए या विश्लेषण कीजिए तो फिर आंसर पूरी तरीके से बदल जाता है। दोनों अलग अलग आंसर है, लेकिन हम क्योंकि तैयारी करने में इन सब बातों पर फोकस ही नहीं करते इसलिए मिस्टेक होती है।
और फिर मुख्य परीक्षा में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये इस सब्जेक्ट के मूल तत्वों में बढ़ा दिया गया है, यहीं पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में ऐसी चीजें आपको कम देखने को मिलेगी। सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट सोशियोलॉजी पर आते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्योंकि सोशियोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, वो आम भाषा में उसका आंसर लिख कर आ जाते हैं, जबकि सोशियोलॉजी की मूल भावना समाज है। समाज शास्त्र जो है इस सब्जेक्ट का मूल नाम है, और समाज जो है वो भावना प्रधान चीज होती है। तो जब भी हम आंसर लिखते हैं, हमारी भाषा शैली भावना प्रधान होती है। यहाँ जब भी आंसर राइटिंग की जाती है तो हमें कोटेशंस का सहारा लेना होता है। कोटेशंस या समाज शास्त्रियों के जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस होते हैं, कथन होते हैं, उनके माध्यम से हमें परिभाषाएं, हमें बातें कहनी होती है। यहाँ आम भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। आम व्यक्ति इनका आंसर अपने शब्दों में नहीं कर सकता। मान लीजिए कि उसने हमसे परिवार पूछा है, तो परिवार के हम अपने हिसाब से परिभाषा देने की बजाय अगर समाजशास्त्री की परिभाषा देंगे तो आंसर अच्छा होगा, आंसर में नंबर मिलने के चांस होंगे, आंसर से आपको नंबर मिलेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमें दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करने होंगे। अगर आप मेंस एग्जाम में देखेंगे तो पर्सन विशेष पर महत्व देने की बात की जाती है, एग्जाम में कोटेशंस पूछे जाते हैं। मेंस परीक्षा में सोशियोलॉजी के सिलेबस की मूल भावना ये है, जबकि हम मार्केट में उपलब्ध जो सिनॉप्सिस टाइप के नोट्स हैं या जो कॉमन नोट्स हैं वहां देखते हैं कि हम आम भाषा में उसका प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। यहाँ समाजशास्त्री शब्दावली, समाजशास्त्री भाषा और समाजशास्त्रियों के कोटेशंस को महत्व देते हुए आंसर लिखा जाना चाहिए, और इसी तरीके का नोट्स हमें उपयोग करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो तार्किकता को बल देने वाली बात है। यहाँ भावनाएं, अपनी मूल भाषा या हमारी इंदौरी भाषा, मालवी भाषा, इनका कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ तार्किक शब्दों का प्रयोग करना होता है। हम मूलतः हिंदी भाषा के जो तर्कपूर्ण शब्द होते हैं, तर्क जिनका अर्थ निकलता हो, जिनके अंदर भावनाएं ना हो, जो शुद्ध रूप से तार्किक शब्द हो, उनका प्रयोग करके आंसर लिखते हैं। जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो जान होते हैं। यहाँ मान लीजिए आपसे पूछा गया रक्त की परिभाषा, तो रक्त को आप खून नहीं कहेंगे, खून कहना गलत है। वहां खून शब्द के हिंदी भाषा में कुछ भी अर्थ निकलेंगे, आपको वहां रक्त ही कहना पड़ेगा। और फिर रक्त को हम साइंस की भाषा में किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो रक्त मानव शरीर में पाया जाने वाला वह तरल पदार्थ है। अब देखिए कितना कठिन लग रहा है सुनने में, मानव शरीर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ, लेकिन अगर हम यहाँ पर आंसर राइटिंग में अपनी भाषा का प्रयोग कर लेंगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। आपको साइंस की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसी का उपयोग करते हुए आंसर राइटिंग करनी होगी, जो कि इसकी मूल विषय वस्तु है। और आगे समझते हैं, हम एक और विषय पर चलते हैं, इथिक्स, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। इथिक्स में व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इथिक्स भावना प्रधान सब्जेक्ट होता है। अपने लेखन में हमें गंभीरता दर्शानी होती है। हमारे लेखन की जो शब्दावली होती है वही तो हमारे भाव को व्यक्त करती है, हमारी बातों को प्रेजेंट करती है। तो इथिक्स का जो मूल भाव है वो है गंभीरता, या फिर वर्ड टू वर्ड, जो वर्ड टू वर्ड हम बातें करते हैं, मूल शब्द और उसका अर्थ, और गंभीरता के साथ व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम आंसर राइटिंग जब करते हैं तो उसे हम इथिक्स की आंसर राइटिंग के रूप में पहचानते हैं। देखिए हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग विषय वस्तु है, हर एक अलग जान है। हम हिस्ट्री का जो तरीका है उसे इथिक्स में, इथिक्स का जो तरीका है उसे हिस्ट्री में या संविधान में नहीं अपना सकते। आज की तारीख में मार्केट में नोट्स अच्छे से अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां सब चीजों को एक ही पैटर्न में लिख दिया गया है जो स्टूडेंट के लिए जानलेवा है। सबसे बड़ी समस्या वहां आती है कि हमारा जो नोट्स है वो केवल कॉपी पेस्ट करके तैयार कर दिया गया है, ना तो वहां कोई ये समझाने को लिए तैयार है कि भाई जियोग्राफी में मैप के माध्यम से आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। हिस्ट्री में आपको स्टोरी टेलिंग या सेंटेंस के माध्यम से आंसर लिखना है। तो मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। हम लंबे समय तक इस विषय पर काम करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप सभी के लोगों को करवाएंगे,
लेकिन मूलतः हमें भाव को समझना है कि भाई हमारा नोट्स भी इसी तरीके का होगा, तो फिर हमें दोहरी तैयारी नहीं करनी होगी। अगर हम नोट्स सामान्य बना लेते हैं और फिर हम आंसर राइटिंग में इन चीजों को सीखते हैं, तो वो फिर दोहराव हो रहा है चीजों का। इतना समय आपके पास है नहीं मुख्य परीक्षा के लिए, तो हम इसी पर फोकस करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में आजकल 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में पुराना पैटर्न अलग था। 2 नंबर में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास केवल 10 शब्द होते हैं। इन 10 शब्दों में आपको बहुत कुछ कह जाना होता है। भले ही से उसने हमसे प्रारूप समिति के 3 सदस्य या प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नाम पूछ लिए हैं, तो आपको अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या कह देना है, क्योंकि शब्द तो केवल 10 ही है। यहाँ अगर हम इस बात में भिड़े रहे कि प्रारूप समिति क्या थी, क्यों बनी, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही 7 जो नंबर के शब्द है उसकी भी शब्द सीमा बहुत कम कर दी गई है। तो केवल केवल वही बात की जाए जो प्रश्न की मांग है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है। एक भी आलतू फालतू की बात ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट जिस सब्जेक्ट में जैसी मांग की जा रही है वैसा उसका आंसर लिखा जाए तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। और एक पॉइंट पर थोड़ी सी विशेष बात करनी है। हमें हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बना करके अपने दिमाग में तैयार रखना होता है, क्योंकि 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन की आंसर की फॉर्मेटिंग होती है। जैसे स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर हमें उस विषय की, उस जो सब्जेक्ट पूछा है उसकी विषय वस्तु पर फोकस करना होता है। लास्ट के एक लाइन में कंक्लूजन के साथ करंट अफेयर्स जोड़ने की भी फोकस करनी होती है। अगर किसी क्वेश्चन को इस फ्रेम में डाल करके आंसर किया जाता है तो वो ज्यादा नंबर दिलाता है, इसकी बजाय सीधे सीधे आंसर लिख दिया जाए। मान लीजिए एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा है और अगर उसका आंसर सीधे सीधे कर दिया जाता है 1 2 3 4 5, तो यहाँ कम नंबर मिलने के चांस है। अगर उस सब्जेक्ट को, उस क्वेश्चन को इस तरीके से, करंट अफेयर्स भी उसमें शामिल है, लास्ट की एक लाइन में कंक्लूजन भी शामिल है, उसकी मूल विषय वस्तु पे भी काम किया गया है, ज्यादा शब्द लिखे गए हैं, उसके इंट्रोडक्शन में भी कुछ अच्छी बात कही गई है, तो आंसर में ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, अगर ये प्रश्न है तो एक तरीका तो होगा कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित है, 1 2 3 4 5, ऐसे हम आंसरिंग कर लेंगे। और एक दूसरा तरीका होगा हम पहले इंट्रो लिखें कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसे संविधान में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख माना जाता है, और आर्टिकल बीच में हम एक कोट उसमें ब्रैकेट में लिख दें, इसके तहत उसे अनेक शक्तियां प्राप्त होती है, और फिर 1 लाइन से उसकी बातें कहें। लास्ट में उसके कंक्लूजन पे भी बात करें और करंट अफेयर्स पे भी बात करें। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है, और करंट अफेयर्स में किसी एक उदाहरण को जोड़ दे। अगर हम इस तरीके से पैटर्न पर आंसर करने की कोशिश करते हैं तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये पूरे नंबर दिलाता है। अगर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां 6 नंबर मिलने के चांस होते हैं, जबकि इस वाले पैटर्न में क्योंकि सब बच्चों ने एक जैसा आंसर लिखा हुआ है तो 4 नंबर मिलने के चांस होते हैं, और ये 2 नंबर बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस क्रिएट करते हैं सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट में। तो ये हमें बात पर फोकस करना है। एक महत्वपूर्ण और पॉइंट होता है करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करें। देखिए आपके न्यूज़पेपर में जो अभिव्यक्ति पोर्शन में या जो अलग अलग पॉइंट पॉइंट में बहुत सारी बातें छपती हैं, उन पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। उन करंट अफेयर्स की जो बातें हमारी अलग अलग रिपोर्ट्स के, अलग अलग सर्वेक्षण के डाटा से जो छपी हुई है, उनको हमें निकाल करके हमारे मेंस परीक्षा में अलग अलग स्थान पर अपडेट करना है। हर एक प्रश्न में हम करंट अफेयर्स अपडेट करने की कोशिश करें, करंट अफेयर्स का डाटा, करंट अफेयर्स की बातें, करंट अफेयर्स की घटनाएं जोड़ने की कोशिश करें, तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाते हैं, आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। इस तरीके से हमें मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी में करंट अफेयर्स से जो अपडेशन वाला पार्ट होगा वो हम यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। लेकिन क्योंकि मेंस की तैयारी बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर के बजाय हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर एक क्रमबद्ध तरीके से उसे आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने इस क्लास से बहुत सारी बेसिक बातें सीखी है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अलग से एक चीज ना मानते हुए अपने नोट्स की प्रिपरेशन के साथ ही शामिल करेंगे,
और रोजाना इसकी प्रैक्टिस करते हुए, करंट अफेयर्स को अपडेट करते हुए अपने आप की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। सभी की शुभ की कामना करते हुए मैं आप सबके सामने से विदा ले रहा हूं। जल्द ही क्लास की शुरुआत हो रही है, 2 दिन में हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम जल्दी से मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये लेक्चर को अटेंड किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।